अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लो। लास्ट क्लास में क्या बात की थी मैंने? मेरे ख्याल में शायद अभी एक ही तक सुनाई है। नहीं, मैंने वो ऑनलाइन की बात की थी शायद। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। हॉस्टल में कितने बच्चे रहते हैं? ठीक। आपकी जो भी एज चल रही है ना, जवान हुए नए, तो एक होती है बात के हर इंसान की एक पर्सनल लाइफ है। जैसे अगर आप ऐसे घर में रहते हैं जहां पर सारी फैमिली के लिए रूम ही एक है या दो हैं, फिर फैमिली के साथ एडजस्ट करना, फिर तो ये सेपरेट पर्सनल लाइफ वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपके घर में कमरे ज्यादा थे, माँ बाप का अलग कमरा है, बहन भाइयों बहनों का भी अलग हो सकता है, तो ये एक अलग बात है कि पर्सनल लाइफ होती है। लेकिन आपके कई ऐसे काम होंगे जो आप क्यों नहीं चाहते कि पेरेंट्स को पता लगे? है इसलिए कि आपकी पर्सनल लाइफ है, सिर्फ इसलिए? फिर है मना ना कर दें। अच्छा, क्यों मना करेंगे वो? है क्योंकि काम सही नहीं होगा। यही वजह होगी कि काम सही नहीं होगा। और ये जो माँ बाप है ना, ये आपके माँ बाप आप ही की एज से गुजर के पहुंचे। और मैं चूंकि बाप हूं इसलिए मुझे अंदाजा है इस बात का कि एक तो वैसे बड़ा छोटों से रिलेटेड तो बहुत सारी चीजें जज कर ही सकता है। जैसे मैं उस्ताद हूं तो मैं आप लोगों के कई एक्शंस, कई जेस्चर्स का मतलब समझ सकता हूं कि ये जो इस बात के पीछे सोच क्या चल रही थी, मैं गैस कर सकता हूं एज अ टीचर। लेकिन अपने बेटे के बारे में मैं और भी बहुत कुछ गैस कर सकता हूं, क्योंकि मेरा ही बेटा है वो, मैं उसी एज से गुजरा हूं, मेरे खून का हिस्सा है, तो मैं बहुत सारी चीजें इसके बारे में वो जान सकता हूं जो उसको पता भी नहीं कि मुझे पता है। तो आपके जो पेरेंट्स है ना, एक होता है नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज। जैसे उनको डेबिट क्रेडिट नहीं आता होगा, तब इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि आपने बढ़िया को डेबिट क्रेडिट नहीं आता, नहीं आता उनको, वो आपको ज्यादा पता है। या टेक्नोलॉजी की चीजें हैं, ये आपको ज्यादा पता हो सकती है, आपकी अम्मी को नहीं पता हो सकती। लेकिन जो ह्यूमन बिहेवियर की चीजें वो आपको अपने माँ बाप से ज्यादा पता हो ही नहीं सकती, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर की चीजें एक्सपीरियंस से पता चलती हैं। तो आप अपनी जो हरकतें नहीं चाहते कि आपके अम्मा अब्बा को पता चले, एक छोटा सा टेस्ट है ये बात जानने के लिए कि वो गलत हरकत है कि सही है। तो वो टेस्ट ये है कि आप चाहते हैं उनको पता लगे कि ना पता लगे। अगर आप चाहते हैं कि ना पता लगे तो फिर कुछ गड़बड़ है। ये जो बच्चे कॉलेजेस में आते हैं जब, तो बहुत सारी ऐसी हरकतों में एंगेज हो जाते हैं जिनमें से टू नेम अ फ्यू, फ्रेंड्स, यू नो, जस्ट फ्रेंड्स, और
बिल्कुल बहन की तरह समझता हूँ, मैं तो पढ़ाता भी हूँ, तो मैं वुजू करके पढ़ाने बैठता हूँ, और वो बिल्कुल भाइयों की तरह ही है, और मेरी सारी परेशानियां वो ऐसे सॉल्व करते, तो भाई है मेरा बिल्कुल। या जिसमें गाने भी शामिल हो गए, आवारागर्दियां शामिल हो गई हैं। ये वो 3-4 नाम लिए हैं बस मैंने। जब आप कॉलेज में आए तो आप इनकी हरकतों में पढ़ना शुरू हो गए, और आपने इस बात को जस्टिफाई करना शुरू कर दिया कि भाई कहां लिखा है कि हराम है, दिखाओ कहां लिखा है कि हराम है। कुछ बच्चे तो बॉदर भी नहीं करते हलाल हराम को, तो बॉदर भी नहीं करते। जो बच्चे बॉदर कर रहे होते हैं, तो पता है एक बच्चे का कमेंट मुझे बड़ा मजे का मुझ तक पहुंचा कि भाई गाने कैसे हराम हो सकता है जब अल्लाह ने हमें ये टैलेंट दिया है। मतलब अल्लाह ने एक टैलेंट दिया है कि हम आवाज से गा सकते हैं, तो ये हराम कैसे हो सकता है? तो फिर तो बेटे बहुत सारे कामों का टैलेंट है, वो सारे काम हम बाहर चौक के ऊपर खड़े होकर इकट्ठे भी कर सकते हैं। टॉयलेट जाने का टैलेंट है ना, सबको आता है कि नहीं आता? सबको पता है ना टॉयलेट जाते हैं, तो बाहर चौक पे बैठ जाए, अल्लाह ने टैलेंट दिया है, तो फिर तो अब जो मासूम मासूम बच्चे इस तरह की रीजंस निकालते हैं, तो ये उनके लिए एक मैं बात सुनाना चाह रहा हूं आपको हदीस। आप लोग सीए के स्टूडेंट्स हैं, और आपको चूंकि एग्जाम की फिक्र है, तो इसलिए आपको पता होगा कि आपकी डेली लाइफ में से कौन सी एक्टिविटीज ऐसी हैं, आपको पता होगा। मेरे ख्याल में शायद किसी को कहना भी नहीं पड़ा होगा ये बात, आपको खुद पता होगा कि आपकी प्रोवाइडेड, क्या आप पढ़ने वाले बच्चे, प्रोवाइडेड कि आपकी डेली एक्टिविटीज में से कौन सी एक्टिविटी ऐसी है जो आपके एग्जाम को नुकसान पहुंचाएगी, टाइम वेस्टिंग होगी, और कौन सी एक्टिविटी ऐसी है जो आपको एग्जाम में हेल्पफुल होगी, पता होगा। मिसाल कौन सी है जो आपको लगता है कि नुकसान पहुंचाएंगे? है मोबाइल, शाबाश, और है वी आर जस्ट फ्रेंड्स, अच्छा, और हाँ जी, आवारागर्दी करना, क्यों, ये क्यों नुकसान पहुंचा रही चीजें? टाइम वेस्ट होगा ना। अच्छा, आप हो सकता है कि आवारागर्दी करने के बाद रियलाइज हो, नहीं मैंने बहुत टाइम जाया कर दिया, और 3-4 दिन अच्छे भी गुजर जाएं, उसके बाद फिर दोस्तों के साथ निकल जाएं, लेकिन दिल में ये फील जरूर आएगी कि ये गड़बड़ है, ये एग्जाम्स के लिए ठीक नहीं है। कौन सी किताब में पढ़ा है कि ये एग्जाम्स के लिए ठीक नहीं है? कौन आपको कह के भेज रहा है कि ये एक्टिविटी एग्जाम के लिए ठीक नहीं है? कॉमन सेंस की बजाय मैं कहूंगा कि दिल में फीलिंग आ जाएगी। ये जो साइंस है ना, इसको दिल की समझ नहीं आती, ये दिमाग को समझती है, जबकि जो ईमान, अच्छाई, बुराई, ये दिल की चीज होती है, ये साइंस की समझ में नहीं आती। तो दिल में फीलिंग आ जाती है कि ये काम सही नहीं है। इसी तरह से अगर स्टूडेंट मुझसे पूछे कि सर कोई अच्छे स्टूडेंट की कोई 2-3 वर्ड्स में तारीफ कर दें, तो हो सकता है मैं कहूं कि हार्ड वर्किंग या डिसिप्लिन या रेगुलर, और सर फेल होने वाले का बता दें तो टाइम वेस्ट करने वाला। यानी 2-3 बड़ी बड़ी निशानियां। मुस्लिम 616 सैयदना नवाज बिन समान अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नेकी और गुनाह के बारे में सवाल किया। यानी समझते हैं जैसे कोई स्टूडेंट मुझसे पूछ रहा है कि सर अच्छा स्टूडेंट क्या होता है या बुरा स्टूडेंट क्या होता है, तो मैं उसको पूरी लंबी लिस्ट बताने की बजाय अगर कोई 1-2 बातें बताऊंगा, तो वो कौन सी 1-2 बातें बता रहा हूँ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। अगर वो उनको फॉलो कर ले तो समझो कि वो असल तक पहुंच जाए। नेकी और गुनाह के बारे में सवाल किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेकी अच्छे अखलाक का नाम है, और गुनाह वो है जो तेरे दिल में खटके और तुझे ये नागवार हो, मतलब आपको अच्छा ना लगे कि लोग उससे बाखबर हो। तो आप अपनी इस वक्त की एज की वो हरकतें जो आपको लगता है कि नहीं पता लगनी चाहिए दूसरों को, तो उसका मतलब वो गड़बड़ है। उनके इंतजार ना करे कि कोई कहे कि हाँ जी यहां लिखा हुआ ये गड़बड़ है, दिल में एहसास हो जाएगा ये गड़बड़ है। लेकिन ये तब होगा, आपको कब पता लगेगा कि टाइम वेस्ट हो रहा है? जब एग्जाम की फिक्र होगी तो अगर किसी को एग्जाम की फिक्र है ही नहीं तो उसको थोड़ी फर्क पड़ेगा कि टाइम जाया हो रहा है। तो ये एक बहुत छोटा सा क्विक टेस्ट है कि अगर आपको किसी काम के बारे में ये जानना है ना कि सही है कि गलत है, तो एक छोटा सा टेस्ट ये है कि आप ये सोच रहे हैं कि अगर आपके बारे में ये बातें पता चले, तो माँ बाप ही है, अभी तो आप माँ बाप को कह सकते हैं, तो आप चाहेंगे कि पता चले। अगर आप कहेंगे नहीं पता चले, तो फिर कुछ गड़बड़। और ये जब हॉस्टल वाले बच्चे आ जाते हैं तो इनमें ये नई एक्टिविटीज क्यों पैदा हो जाती हैं? क्योंकि माँ बाप देख नहीं रहे होते और आप नहीं चाह रहे होते कि माँ बाप तक पता चले, तो ये गड़बड़ होंगी यकीनन एक्टिविटीज। एक पॉइंट पे एंड किया था मैंने, एनआरवी वाला, और उसके अलावा आपको कहा था सवाल दोबारा करिएगा। आखिरी वाले पॉइंट की मैंने आपको गहरी वाली रीजन बतानी थी। खैर इतनी भी गहरी नहीं है, हो सकता है आपको मैं पहले ये रीजन बताता तो ये ज्यादा ठीक लग जाती, लेकिन फिर भी रीजन बताता हूं।
और बाकी पॉइंट्स में से कुछ पूछना है तो रहने देना, पूछें। आखिरी पॉइंट बताता हूं, एनआरबी वाला पॉइंट बताने लगा हूं कि 3000 को लेस क्यों किया था, यह समझाने लगा हूं। रिकैप दे देता हूं, रॉ मटेरियल का स्टॉक, मुख्तलिफ तरह के मटेरियल्स हैं, ये मैं ऑटम 23 की बात कर रहा हूं। मुख्तलिफ तरह के मटेरियल्स हैं, उनकी परचेज का डाटा दिया हुआ है, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक है, और उसमें कुछ एरर्स बताए हुए हैं। अच्छा, अगर सवाल पे गौर किया हो, या चलो अब गौर कर लें, तो ये जो पॉइंट 5 है और 6 है, ये दोनों को अलग अलग क्यों बताया? बता तो मसले ही रहे थे। हाँ, ये जो पॉइंट 5 है ना, ये रिकॉर्डिंग करने की गलतियां बताई हैं। ये रिकॉर्डिंग को जब देखा और रिव्यू ऑफ द रिकॉर्ड्स, उससे हमें ये वाली चीजें पता चली। और जो पॉइंट नंबर 6 है, ये जब फिजिकल गिनती गिनने गए तो जाके पता चला। ये बात इसलिए जाननी जरूरी है कि पॉइंट 6 का पहला बुलेट पॉइंट 800 गायब थे, ये फिजिकल काउंट करने गए तो पता चला, तो इसका मतलब है इन 800 का गायब होना रिकॉर्ड नहीं किया हुआ ना। ये इस तरह से ये इंपॉर्टेंट है जानना कि पॉइंट 5 और 6 में फर्क क्या है। तो इस सवाल में करना क्या था, हमें ओपनिंग क्लोजिंग रॉ मटेरियल का स्टॉक और कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, इनकी सही फिगर्स निकालनी थी। क्वार्टर का डेटा था, जो जो गलतियां थी वो ठीक करते गए तो एंड आंसर सही आ जाएगा। मैं आपको लास्ट बुलेट पॉइंट की रीजन समझाने लगा हूं। पिछली क्लास में जो बात कही थी वो एक डिफरेंट एंगल से कही थी। मैंने तब ये कहा था कि हमें रिपेयर करने में कितना खर्चा या नुकसान है, 3000, और अगर हम बेच के खरीदते हैं तो 4000 का नुकसान है, तो हम कम नुकसान चाहेंगे, तो इसलिए मैंने 3000 को वहां से लेस किया था। आखिरी बात ये हुई थी, लेकिन यहां पर एक सवालिया निशान मैंने ये लगा दिया था कि इन्वेंट्री में से लेस क्यों कर रहे हैं इसको, तो क्यों लेस कर रहे हैं? वैल्यू कहां कम हो रही है, मैंने तो नुकसान को वहां से लेस कर दिया। वो जब लॉस होगा तो होगा। हम लोग तो इन्वेंट्री को राइट डाउन करते हैं कॉस्ट को किससे कंपेयर करके, एनआरवी, तो यहां एनआरवी किधर है, कम हो जाती है। हाँ, रिपेयर के बगैर बेचे, रिपेयर करके बेचे तो बेच कहां रहे हैं हम, रिपेयर करके बेच तो नहीं रहे। हाँ जी, वो कॉस्ट में ऐड होगा? नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल नहीं, कॉस्ट में नहीं ऐड होगा। रिपेयर तो एक नॉर्मल खर्चा है, वो नहीं कॉस्ट में ऐड होता ना। ये तो एफआर 1 के खिलाफ चलेगी बात। नहीं भाई, रिपेयर नहीं इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड हो जाती। हाँ जी, ये 3000 क्यों लेस किया था? अच्छा चलिए मैं बताता हूं। मैं एनआरवी कॉन्सेप्ट अजीब बेटे बोलो। तो नहीं तो लेस क्यों किया? जब करेंगे तो कर देंगे रिपेयर, अभी क्यों लेस किया? तो इन्वेंट्री से क्यों लेस कर रहे हैं? हम इन्वेंट्री में से कुछ लेस कर रहे हैं, एनआरवी राइट डाउन, तो फिर एनआरवी निकालनी चाहिए ना। मैंने एनआरवी कहां निकाली है यहां? चले आता हूं एनआरवी बताता हूं। कॉन्सेप्चुअली एनआरवी क्या चीज है, फार्मूला नहीं पूछ रहा। फ्यूचर में जो हमें बेनिफिट, फायदा मिलेगा। कोई गुड्स हैं और उनकी कॉस्ट 5000 है, तो अगर हम इनको बेच सकते हैं एक से ज्यादा तरीके से, तो हम कौन सा वाला तरीका लेते हैं जहां पर एनआरवी ज्यादा आ रही होती? ठीक है, ये वाली एनआरवी लेते हैं। और एनआरवी है फ्यूचर फायदा। जो स्टॉक हमारे पास मौजूद है, मैंने पहली मिसाल दी थी, एफआर 1 पढ़े हुए बच्चे हैं ना, मैंने I36 की मिसाल दी थी। एफआर 1 कितने लोगों ने पढ़ लिया हुआ है? जैसे I36 में रिकवरेबल अमाउंट का कॉन्सेप्ट है ना, ये वैसा सही कॉन्सेप्ट है कि जो एसेट हमारे पास मौजूद है वो अपनी औकात से ज्यादा पे तो नहीं शो हो रहा। पीपीई में रिकवरेबल अमाउंट निकालते थे, तो ये रिकवरेबल जैसा कॉन्सेप्ट है। अच्छा, एनआरवी है कि हमें कल को फायदा क्या होगा। गुड्स की एनआरवी कैलकुलेट कैसे करते थे? कितने का बिकेगा माइनस बेचते हुए या इलाज कराते हुए कितना खर्चा होगा, तो नेट इतना फायदा होगा। बेच चुके हैं, बेचेंगे तो बेचने से इतना फायदा होगा। रॉ मटेरियल की एनआरवी क्या बताई थी आपको?
रिप्लेसमेंट कॉस्ट। अच्छा एक जुमला और बोल लूं, सॉरी। हम गुड्स की एनआरवी निकाल रहे हैं कि जो कल और खरीद के लाएंगे वो कितने के बेचेंगे, फिर जो हमारे पास हैं उनसे क्या फायदा होगा, तो जो हमारे पास पड़े हुए हैं उनसे यह फायदा होगा कि उनको बेचेंगे। ये एनआरवी का कॉन्सेप्ट है। रॉ मटेरियल स्टॉक पड़ा हुआ है, इसकी एनआरवी का फार्मूला क्या बताया था? रिप्लेसमेंट कॉस्ट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या होती है कि अब अगर खरीदें तो ये जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है ना, कॉन्सेप्चुअली ये वही चीज है जो हम इनकी एनआरवी निकाल रहे हैं। क्या कि इससे कल क्या फायदा होगा, गुड्स से क्या फायदा होगा, बेचेंगे। मटेरियल बेचना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि अब ये प्रोडक्शन में जाना है, फिर प्रोडक्शन के बाद पूरा होकर निकलेगा तो बिकेगा। इसलिए इससे फ्यूचर में क्या फायदा होगा, ये सेल वाला रास्ता थोड़ा लंबा पड़ जाएगा। इससे फ्यूचर में क्या फायदा होगा, इसका एक और रास्ता है। वो रास्ता ये है कि मटेरियल हमारे पास पड़ा हुआ है, अगर ना पड़ा होता तो खरीद के लाना पड़ता है ना। तो पड़े हुए होने से क्या फायदा हो रहा है, खरीदना नहीं पड़ेगा। ये इससे फायदा मानेंगे हम इसको कि खरीदना नहीं पड़ेगा। तो इसकी एनआरवी अगर रिप्लेसमेंट कॉस्ट लेते थे तो वो इसलिए लेते थे कि पड़ा हुआ है मटेरियल, ना पड़ा होता तो खरीदना होता। पड़े हुए का फायदा क्या है, खरीदना नहीं पड़ेगा। तो उसमें कितने रुपए का फायदा है, जितने का नया मिलना था। हमारे पास ये जो आखिरी बुलेट पॉइंट है 400 यूनिट्स, ये हमारे पास स्टॉक में पड़े हुए हैं 12,000 रुपए के। ये इनकी कॉस्ट है, रॉ मटेरियल है। सप्लायर ने प्राइस बढ़ा दी हुई है। आप अगर खरीदने के जाते तो कितने के मिलते हैं? नहीं, बढ़ा दी है, बस 12 के ही मिलते हैं ना। उसने प्राइस बढ़ा दी है, ये बढ़ी हुई वाली प्राइस है या सस्ती वाली है? बढ़ी हुई वाली है। तो अब अगर खरीदने जाएंगे तो कितने के मिलेंगे? 12,000 के। तो इस पड़े हुए मटेरियल से, इस पड़े हुए मटेरियल से चूंकि इसको यूज करना है, तो हमें क्या फायदा मिलना था? हमारे पास पड़ा हुआ है, क्या फायदा मिलना था इससे? खरीदना बच जाना था ना। और हम इसको फिर खरीदते तो यूज करते तो खरीदना बच जाना था। लेकिन चूंकि ये जख्मी है तो इतना फायदा उठाने के लिए हमें 3,000 खर्च करना पड़ेगा। तो एनआरवी कितनी हुई उनकी? 9,000। 3,000 खर्च कर चुके हैं? नहीं। तो रॉ मटेरियल हो चाहे गुड्स हो, कॉन्सेप्चुअली एनआरवी क्या है कि कल को फायदा क्या होगा। और ये मैं आपको बात रिवाइज करा रहा था, क्यों कि अगर फायदा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो ज्यादा वाला रॉ मटेरियल से हम एनआरवी रिप्लेसमेंट कॉस्ट कहते हैं। क्यों इसको हम फ्यूचर फायदा क्यों कह रहे होते हैं? अभी तो बताया यार, क्योंकि खरीदना नहीं पड़ेगा, हमारे पास मौजूद है। तो इससे हमें फायदा ये होना था, लेकिन ये फायदा उठाने के लिए खर्च भी करना पड़ना था, तो ये फायदा होता था। तो इस रास्ते से फायदा उठाने की एनआरवी ये है। और एक और रास्ता क्या है फायदा उठाने का? हम इसको बेच दें। कितने का? तो दूसरे रास्ते की एनआरवी है 8,000। एनआरवी कॉन्सेप्चुअली क्या है, कल को फायदा क्या होगा। इस पड़े हुए से फायदा उठाने के दो रास्ते हैं हमारे पास। ना खरीद के पैसे बचा ले तो भी फायदा है, या बेच के पैसे कमा ले। तो इस रास्ते पे चलेंगे तो एनआरवी है, इस रास्ते पे चलेंगे तो एनआरवी है। तो एनआरवी क्या ले, तो 9,000 इसकी एनआरवी है। इसलिए 12,000 को राइट डाउन किया था 3,000 से। ऊपर से गया ना, वैसे तो बहुत सारों के ऊपर से जा रहा है, नजर आ रहा मुझे जाता हुआ। तो इसलिए कल ये बात मैंने बताने की कोशिश भी नहीं की थी। अभी भी जिनके ऊपर से जा रहा है वो बिल्कुल दिल पे ना लें इस बात को। मैंने पहले ही कह दिया था कि इस सवाल और जो अभी सवाल कराना है ये डिफिकल्टी लेवल से हिसाब से आपसे ज्यादा है। इस पे जितना सबर शुक्र से समझ आ जाए उस पर खुश रहिएगा। कोशिश पूरा करें समझने की, लेकिन परेशान नहीं होना अगर ना समझ आए तो। ये बेचने वाला था ना, इसको पड़े हुए के हम 8,000 का बेच सकते थे। तो इस पड़े हुए मटेरियल से फायदा लेने के दो रास्ते हैं हमारे पास, या तो बेच दें या फिर ना खरीद के फायदा उठा लें। तो अगर इस रास्ते पे चलते हैं तो ये एनआरवी है, इस रास्ते पे चलते हैं तो ये एनआरवी। तो ये एनआरवी है, इसलिए 3,000 का राइट डाउन किया था। तो वो जो 3,000 था वो राइट डाउन किया था ताकि इन्वेंट्री को हम 12 से 9 पे ले आए। स्प्रिंग 24 पे आ जाए, ये भी अच्छा सवाल है।
स्प्रिंग 24। ये इधर उधर देखते लोग नजर आ रहे हैं। मैंने कहा स्प्रिंग 24 पढ़े हैं। स्प्रिंग 24, सिर्फ स्प्रिंग 24 लिखा हुआ नहीं पढ़ना, सवाल पढ़ना है पूरा है। 23 का लिखा हुआ है यार चैप्टर में पहला सवाल। पुरानी बुक में तो नहीं होगा ना खास। पुरानी बुक में ये नहीं था। जिनके पास पुरानी बुक है वो हमसायों की मदद ले रहे हैं। नई बुक में पहला ही सवाल होगा स्प्रिंग 24, शादमान के नाम से होगा। इन्वेंट्री के चैप्टर में देखना है बेटे, इन्वेंट्री में। इन्वेंट्री वैल्यूएशन वाले चैप्टर में पास्ट पेपर्स पहला ही सवाल है। जिनके पास पुरानी बुक है उसमें ये नहीं था प्रिंटेड। मेरे सामने मुंह से करके बैठने की एक्टिंग करेंगे तो फायदा नहीं होगा। जिसके पास सवाल नहीं है वो कहीं से तस्वीर खींच ले, ग्रुप में शेयर कर दें, लेकिन सवाल तक पहुंचे ना बेटा। सवाल कराने का फायदा ही तब है जब पढ़ें आप।
अगर पढ़ रहे थे तो पढ़ लिया होना चाहिए था। चले पढ़ लिया। आपको ना दो प्रोडक्ट्स की इनकम स्टेटमेंट बना के दी हुई है और उस इनकम स्टेटमेंट में उन्होंने आपको यूनिट्स और अमाउंट सब लिख के दी है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर आपको रॉ मटेरियल की इंफॉर्मेशन नजर आ रही है और जब ये सारी चीजें प्लस माइनस होने के बाद मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकली तो फिर आपको फिनिश गुड्स के ओपनिंग क्लोजिंग भी नजर आ रहे हैं। यानी रॉ मटेरियल इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल परचेजेस भी टेबल में नजर आ रहा है और फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड निकालने के बाद बेसिक कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड लिखा नजर नहीं आ रहा, लेकिन डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, एफओएच के बाद क्या आ रहा है, तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है। फिर इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग फिनिश गुड्स प्लस माइनस की तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई। पहले तो इस टेबल के फॉर्मेट भी बताए ना, अगर बात समझ आ रही है तो आगे चलता हूं। ये इन्होंने इनकम स्टेटमेंट बनाई है, सेल्स लिखी सबसे पहले, उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल की हेडिंग लिख के सारा करने के बाद सेकंड लास्ट लाइन में जाके इवेंचुअली कॉस्ट ऑफ सेल निकली है जी। कॉस्ट ऑफ सेल में हम लेते हैं ना ओपनिंग फिनिश गुड्स प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड माइनस क्लोजिंग, और फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, एफओएच। वर्क इन प्रोसेस होता तो लिख देते, वरना उनको क्या बुरा था लिखना, नहीं होगा वर्क इन प्रोसेस, तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और एफओएच। इससे क्या बना, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, और फिर फिनिश गुड्स के ओपनिंग क्लोजिंग को भी साथ मिला लिया तो कॉस्ट ऑफ सेल बन गई। तो सेल्स की लाइन के नीचे जो कॉस्ट ऑफ सेल्स की हेडिंग है, इस सारी कैलकुलेशन का एंड आंसर कॉस्ट ऑफ सेल्स का फाइनली आया सेकंड लास्ट लाइन में, और फिर सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल माइनस की तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। इस टेबल की फिगर्स पे गौर करके इसमें से बताएं, कुछ पूछना है तो। प्रोडक्ट ए 30,000 क्या है, प्रोडक्ट ए वाले कॉलम में ये रॉ मटेरियल के परचेज की क्वांटिटी है, 10,000 रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक है, ये क्वांटिटी है, और आगे फिर उनकी कॉस्ट्स हैं टोटल कॉलम में। ये टेबल ओके है तो आगे चलता हूं। इसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन है, फिर ऑडिटर्स ने कुछ चीजें आइडेंटिफाई की हैं। रिक्वायर्ड है आपसे फिनिश गुड्स की क्लोजिंग इन्वेंट्री की सही वैल्यू। अगर कॉस्ट ऑफ सेल्स की भी सही वैल्यू बताते तो ये तकरीबन कल जैसा सवाल हो जाता, लेकिन सिर्फ फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक ठीक करने को कहा है। अगर ये ट्रेडिंग बिजनेस होता, जैसे मैंने कल खुद से एक छोटा सा सवाल शुरू में लिखवाया था, कल वाला लेक्चर देखिएगा, रजिस्टर पीछे पलट के, मैंने ऑटम 23 से पहले 3-4 लाइनों का सवाल करवाया था। देखिए, अच्छा, मैं ये जो सवाल अभी स्प्रिंग 24 करने लगा हूं ना, इसको करने के बाद भी ये बातें दोहरा दूंगा जो भी बता रहा हूं, लेकिन शुरू में भी बता रहा हूं, अगर आपको अभी ये बातें समझ आई तो बेशक अभी अपने लिए कुछ टिप्स लिख लेना, अगर नहीं तो कोई बात नहीं, सवाल पूरा करने के बाद में फिर दोहरा दूंगा। जो कल ऑटम 23 से पहले मैंने खुद से 3-4 लाइनों का एक सवाल कराया था, वो ट्रेडिंग बिजनेस का था कि मैन्युफैक्चरिंग का? ट्रेडिंग का। उसमें मैं गुड्स के खरीदने और बेचने की बात कर रहा था। तो उसमें जो क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ था मैंने, गुड्स खरीदने में कोई एरर था, उसका भी उस पर असर आना था, गुड्स बेचने का कोई एरर था, उसका भी असर आना था। ऑटम 23 मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के रॉ मटेरियल का सवाल था। रॉ मटेरियल का स्टॉक जब ठीक करना था तो जो मसले रॉ मटेरियल के खरीदने पे आए उनका भी उस पर असर आना था, और जो फिनिश गुड्स के बेचने पे आए उनका कोई काम नहीं। रॉ मटेरियल के स्टॉक पे, रॉ मटेरियल के स्टॉक पे मटेरियल खरीदने के एरर्स ने इफेक्ट करना था और मटेरियल इशुएंस के एरर ने इफेक्ट करना था। अब इस सवाल में मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है और फिनिश गुड्स की बात हो रही है, तो अगर फिनिश गुड्स का कोई एरर है, फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री की बात कर रहे हैं, तो मटेरियल खरीदने का कोई एरर है, वो भी इस पे अल्टीमेटली इफेक्ट कर रहा होगा। मटेरियल इशू करने का एरर है, वो भी कहीं ना कहीं इस पे इफेक्ट कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि मटेरियल इशू होगा तो उसकी कॉस्ट ऐसा बनेगा। कोई लेबर का एरर है, वो भी इसको अफेक्ट कर रहा होगा। कोई एफओएच का एरर है, वो भी इसको अफेक्ट कर रहा होगा।
तो सवाल एरर का अगर है तो फिर ये भी देखना पड़ेगा कि वो ट्रेडिंग है कि मैन्युफैक्चरिंग है। मैन्युफैक्चरिंग है तो रॉ मटेरियल है कि फिनिश गुड्स है, क्योंकि आपको जब तक ये पूरा ट्रेल नहीं पता चलेगा, जैसे फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस वाला है तो मटेरियल ने भी इसको अफेक्ट करना है, लेबर ने भी अफेक्ट करना है, फर्स्ट ने भी करना है। लेकिन अगर यही बिजनेस सेम सवाल सिर्फ रॉ मटेरियल के स्टॉक का होता कि रॉ मटेरियल का स्टॉक ठीक करके बता दें, तो फिर लेबर का एरर, एफओएच का एरर उसको अफेक्ट ना करता। ये बात समझे कि नहीं? अगर ट्रेडिंग बिजनेस की इन्वेंट्री का सवाल है तो उसको परचेजेस के एरर ने भी इफेक्ट करना है और सेल के एरर ने भी इफेक्ट करना है। अगर मैन्युफैक्चरिंग के रॉ मटेरियल का इन्वेंट्री का सवाल है तो मटेरियल परचेजेस के एरर ने भी इफेक्ट करना है और मटेरियल इशुएंस के भी एरर ने इफेक्ट करना है। मैन्युफैक्चरिंग के फिनिश गुड्स का सवाल है तो फिर मटेरियल भी इफेक्ट करेगा, लेबर भी इफेक्ट करेगा, एफएच भी इफेक्ट करेगा। अगर अभी आप इसमें कुछ लिखना चाहें अपने अल्फाज में तो लिख लें, नहीं तो सवाल पूरा करने के बाद फिर से दोहरा दूंगा। अच्छा, जो लिखना चाह रहे हैं उनके जज्बात हैं, लिखने वाले अल्फाज नहीं मिल रहे, दोबारा बता देता हूं। अगर ट्रेडिंग बिजनेस की गुड्स की इन्वेंट्री का रोला है तो परचेजेस का एरर भी इफेक्ट करेगा, सेल का एरर भी इफेक्ट करेगा। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस रॉ मटेरियल इन्वेंट्री का मसला है तो मटेरियल की परचेज का एरर भी इफेक्ट करेगा, इशुएंस का एरर भी इफेक्ट करेगा। और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की गुड्स की इन्वेंट्री ठीक कर रहे हैं तो मटेरियल के एरर भी इफेक्ट करेंगे, लेबर, एफओएच सबके एरर को इफेक्ट करेंगे। अच्छा, अब इस सवाल की प्लानिंग पे आते हैं। इस सवाल में एक यानी अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो बच्चे के लिए एक मुश्किल ये हो जाती बिल्कुल कि वो कल वाले तरीके पे फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री गिवन से शुरू करता और जितने एरर हैं उस पर ठीक करता, है ना। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होने की वजह से एक मुश्किल आ जाएगी इसमें। ट्रेडिंग बिजनेस की इन्वेंट्री परचेज ने डायरेक्टली उस इन्वेंट्री में ही जाना है, इन्वेंट्री में। सेल ने डायरेक्टली उस इन्वेंट्री से निकलना है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री
परचेज ने डायरेक्टली उस रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री में जाना है और इशुएंस का एरर है तो उसने उस इन्वेंट्री से ही निकलना था। तो हम कल वाले सवाल में परचेज और इशुएंस के एरर, या जो मैंने 3 लाइनों का सवाल कराया था, परचेज और सेल के एरर हम इन्वेंट्री की गलत फिगर में ही ठीक करने लग गए थे, है ना। मेरे साथ साथ रहना यार, बड़ा मुश्किल काम कर रहा हूं मैं। जो ऑटम 23 से पहले मैंने खुद 3-4 लाइनों का सवाल कराया था, उसमें ट्रेडिंग बिजनेस था और ट्रेडिंग बिजनेस की गुड्स ने खरीदना है और उन्हीं से निकल के वो बिकनी है। तो खरीदने का एरर, बेचते हुए कोई एरर उस इन्वेंट्री की फिगर ही को डायरेक्ट इफेक्ट कर रहा था, तो हम उस गलत फिगर से प्लस माइनस कर रहे थे। कल ऑटम 23 में मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, लेकिन रॉ मटेरियल था, खरीदना था डायरेक्टली रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री में आना था, और इशू होना था तो डायरेक्टली रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री से निकलना था। तो परचेज और इशुएंस के एरर हम डायरेक्टली मटेरियल की इन्वेंट्री की वैल्यू में ठीक करने लग गए थे। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस गुड्स में एक मसला ये आएगा कि अगर मटेरियल में कोई मसला बनेगा तो वो फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री से पहले वर्क इन प्रोसेस के अंदर डेबिट क्रेडिट होगा, बीच में वर्क इन प्रोसेस पड़ जाएगा। या वर्क इन प्रोसेस के नाम की जगह मैं कह देता हूं कि अगर कोई मटेरियल का मसला बनेगा, लेबर का मसला बनेगा, तो वो फिनिश गुड्स इन्वेंट्री को हिट करने से पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड को हिट करेगा। पता नहीं मैं आपको समझा सक रहा हूं कि नहीं ना। ट्रेडिंग बिजनेस इन्वेंट्री है बस, परचेज उसी इन्वेंट्री में डेबिट जाना है, इशू उसी इन्वेंट्री में क्रेडिट होना है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस रॉ मटेरियल खरीद के रॉ मटेरियल इन्वेंट्री डेबिट होना है, वो फर्क तो नहीं है। हाँ, पता नहीं क्या बता रहे थे। हाँ, अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस रॉ मटेरियल है तो खरीदेंगे, इशू करेंगे तो रॉ मटेरियल इन्वेंट्री ही डेबिट और इन्वेंट्री ही क्रेडिट होनी है, इसलिए डायरेक्टली हम इन्वेंट्री की वैल्यू में प्लस माइनस कर रहे थे। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस फिनिश गुड्स, मटेरियल इशू होगा, लेबर लगेगी, एफओएच लगेगा, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री ने नहीं डेबिट होना, वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री ने डेबिट होना। फिनिश गुड्स कब हिट होगी? जब गुड्स मैन्युफैक्चर होंगे। तो हमें यहां पर डायरेक्ट इन्वेंट्री की वैल्यू में नहीं करनी है एडजस्टमेंट, पहले गुड्स मैन्युफैक्चर ठीक करनी है, फिर देखेंगे फिनिश गुड्स इन्वेंट्री पे आएंगे। ये इस सवाल की एक मुश्किल है। ऊपर से जा रहा है तो भाग नहीं, ये बात नहीं समझिए जो मैं कह रहा हूं। तो अब हम वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स इन्वेंट्री गलत नहीं लिखेंगे, हम पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ठीक वाली निकालेंगे। और कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में मटेरियल का मसला भी है और लेबर भी है और एफओएच भी है। मैं ऐसे भी प्रेजेंट कर सकता हूं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर गलत वाली लिखूं, मटेरियल का एरर ठीक करूं, लेबर का एरर ठीक करूं, एफओएच का एरर ठीक करूं। और ये भी कर सकता हूं कि मटेरियल सही निकाल के, लेबर सही निकाल के, एफओएच सही निकाल के, बाद में तीनों को ऐड कर दूं। मकसद पहले सही कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड निकालना है। हम ये भी बिल्कुल प्रेजेंट कर सकते हैं कि गलत वाली कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड लिखें, उसमें मटेरियल, उसमें लेबर, उसमें एफओएच का एरर ठीक करें। और ये भी कर सकते हैं कि पहले मटेरियल ठीक निकाल लें, लेबर ठीक निकाल लें, एफओएच ठीक निकाल लें, क्योंकि उनकी फिगर्स भी अलग अलग हैं, एरर भी अलग अलग पता है, और बाद में उन सही वालों को ऐड कर लें। तो ऐसे कर लेते हैं। स्प्रिंग 24 और चूंकि 2 प्रोडक्ट्स हैं तो ये डबल सवाल बन गया, यानी हमें जो भी काम करना है ए और बी दोनों के लिए करना पड़ेगा। हम पहले सही मटेरियल कॉस्ट निकाल लेते हैं। रुपीज 1000 मिलियन रुपीज है। और जब हम कहते हैं डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, तो मटेरियल कंज्यूम्ड मुराद है कि परचेजेस मुराद है? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कंज्यूम्ड, तो गिवन कितनी है मटेरियल कंज्यूम्ड? 22 लाख और 3141, ये गिवन है, ये टेबल में ही आ रहा है ना। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट क्या फिगर होती है? जो मटेरियल परचेज किया या कंज्यूम हुआ, ये वो गिवन है, वहां से मैंने शुरू कर लिया। एरर क्या हुआ? पॉइंट नंबर 1, एडिशनल इंफॉर्मेशन। जब प्रोडक्ट ए सॉल्व करें तो मटेरियल वाई को देखेंगे, और जब बी सॉल्व करेंगे तो जी को देखेंगे। ये पॉइंट 1 से पता चल रहा है, क्योंकि नीचे जो उन्होंने एरर बताए होंगे, अगर वो किसी मटेरियल वाई का एरर है तो मतलब प्रोडक्ट ए की बात हो रही है।
अगर जी का एरर है तो मतलब प्रोडक्ट बी की बात हो रही है। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन पॉइंट 1 से पता चला। पॉइंट 1 की अंग्रेजी ना समझ आई हो। पॉइंट 2 FIFO है, ठीक है। पॉइंट 3, ये जो पॉइंट 3 लिखा हुआ है ना, ये समझ तो आ जाएगा, लेकिन अगर कुछ कच्चा कच्चा रह भी गया तो हमने ना अगला चैप्टर पढ़ना है मंडे से, ओवरहेड्स। उसमें हमने ओवरहेड्स ही बांटने सीखने हैं। तो ये आसान काम है, ओवरहेड्स बांटने से बहुत आसानी से पॉइंट 3 हो जाया करेगा। अभी भी वैसे कोई मुश्किल नहीं समझ आ जाएगा, लेकिन अगर नहीं भी आया तो ओवरहेड्स बांटना हमने अगले चैप्टर में सीखना है। और पॉइंट 4 ये कह रहा है कि चाहे डायरेक्ट लेबर था चाहे इनडायरेक्ट लेबर था, उनका वेज रेट 400 पर आवर था। एडिशनल इंफॉर्मेशन के 4 पॉइंट्स की अंग्रेजी में कोई एतराज? During the review by internal auditors, following issues have been identified. अब ऑडिटर्स ने चेक किया है तो फॉलोइंग गलतियां पता चली। पॉइंट नंबर 1 से पता चला कि हमने ड्यूरिंग द ईयर जब मटेरियल वाई खरीदा था तो सस्ता मटेरियल वाई खरीदा था, यानी डिस्काउंट वाई के लिए मिला था, लेकिन वो हमने गलती से जी समझ लिया। जब हमने कॉस्ट ऑफ परचेजेस टोटल निकाली होगी तो असल में वो माइनस होना चाहिए था वाई की परचेजेस में से, हमने उसको माइनस कर दिया जी की परचेजेस में से। अब ये दो एरर हो गए, वाई महंगा लिखा गया और जी सस्ता लिखा गया। तो वाई जब महंगा लिखा गया तो मटेरियल कंजम्पशन ज्यादा आ गई, और जी सस्ता लिखा गया तो मटेरियल कंजम्पशन कम आ गई। तो इसको कम करना है, इसको ज्यादा करो। यहां तक। अब फिगर्स निकालते हैं, जो डिस्काउंट वाला एरर था उसकी फिगर्स निकालते हैं। ये जो 1,20,000 रुपए डिस्काउंट मिला था, ये किन पे मिला था? जो ड्यूरिंग द ईयर परचेज की है, तो वो किधर है? वो ऊपर टेबल में परचेजेस लिखी आ रही हैं। असल में वाई का डिस्काउंट था, लिखा वो जी का गया, यानी वाई महंगा रिकॉर्ड हो गया, जी सस्ता रिकॉर्ड हो गया। कितना? वाई कितना महंगा रिकॉर्ड हो गया? जो सही डिस्काउंट है वाई पे वो कितना? 1,20,000 तो टोटल है ना, तो कितने वाई खरीदे थे? 30,000। तो असल में वाई पे डिस्काउंट कितना? 4, यानी वाई 4 रुपए महंगा रिकॉर्ड हो गया हुआ है पर यूनिट। और हमने कर क्या लिया? हमने जी को डिस्काउंटेड समझ लिया, यानी हमने 1,20,000 यानी वाई 4 रुपए महंगा रिकॉर्ड हो गया हुआ है और जी 3 रुपए सस्ता रिकॉर्ड हो गया हुआ है। हम इस वक्त ठीक किसको कर रहे हैं? रॉ मटेरियल क्लोजिंग इन्वेंट्री को या मटेरियल कंज्यूम्ड को? मटेरियल कंज्यूम को। अगर सवाल में रॉ मटेरियल का क्लोजिंग भी ठीक करने को कहा होता तो हम इसको भी ठीक करते, कल वाला सवाल, और उसको भी ठीक करते। लेकिन अभी फिलहाल हमारी टेंशन कंजम्पशन को ठीक करने की है, तो हमें यह देखना पड़ेगा कि कितने वाई इसके अंदर आ गए हुए हैं। तो कितने वाई इसके अंदर आ गए हुए हैं? खरीदे कितने थे? 30,000। फाइफो मेथड है, क्लोजिंग 10,000 किस में से बचे हुए हैं? इन्हीं 30 में से। यानी कंजम्पशन में कितने चले गए हैं? 20,000। तो वो जो कंजम्पशन में चले गए हुए हैं वो महंगे वाले चले गए हैं, तो हम 20,000 इंटू 4 ये यहां से माइनस कर देते हैं, 80,000। जी के साथ क्या हुआ? जी गलती से सस्ते वाले चले गए। कितने? 40 खरीदे थे, फाइफो है, क्लोजिंग 7,000 किस में से बचे हुए हैं? इन्हीं 40 में से। तो बाकी किधर गए? कंज्यूम हो गए। तो वो जो 33,000 कंज्यूम हो गए वो 3 रुपए सस्ते लिखे गए, वो ऐड कर लेते हैं। ये एरर नंबर 1।
ये 20,000 और 30,000 33 वाली बात ना समझ आइए। अच्छा, अगर सवाल में क्लोजिंग रॉ मटेरियल का स्टॉक भी ठीक करने को कहते, जैसे कल सवाल में था, तो हम ये भी ठीक करते। और जो क्लोजिंग रॉ मटेरियल है वाई का, उसमें क्या खराबी है? वाई का क्लोजिंग, उसमें जो 10,000 लिखे हुए हैं, 10,000, वो 4 रुपए महंगे लिखे हुए हैं, उनको कम कर देते। बी का क्लोजिंग स्टॉक कैसे ठीक करते? बी नहीं, सॉरी, जी का। उसमें जो 7,000 है वो 3 रुपए सस्ते लिखे हुए हैं, उनको 7,000 इंटू 3 बढ़ा देते। अभी हम कर ही सिर्फ कंजम्पशन को ठीक रहे हैं, इसलिए क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल वाले को हम यहां सोल्यूशन में नहीं कर रहे, असल में तो उसको भी ठीक कर रहे होंगे। ये बात दोबारा सुने, पहले वाई बता रहा हूं। वाई के 30,000 खरीदे थे, उन 30,000 में क्या एरर निकला? 4 रुपए महंगा रिकॉर्ड कर लिया, तो इसकी वजह से जो 20,000 कंजम्पशन में गए वो भी गलत, और जो 10,000 क्लोजिंग में रह गए वो भी गलत। तो अगर सवाल कल जैसा होता कि हम कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम भी ठीक कर रहे होते और क्लोजिंग रॉ मटेरियल भी ठीक कर रहे होते, तो कंज्यूम में ये ठीक करते और क्लोजिंग स्टॉक में ये ठीक करते। सेम जी में क्या एरर हुआ? वो जो 40,000 खरीदे थे, इनमें 3 रुपए सस्ता रिकॉर्ड कर लिया था, ये 40 किधर गए? 33 कंज्यूम हो गए, 7 क्लोजिंग रह गए। अगर कल जैसा सवाल होता तो हम क्लोजिंग के 7,000 को भी बढ़ाते और इस कंजम्पशन को भी बढ़ाते। अभी फिलहाल बस हम सिर्फ ये कर रहे हैं, ये पूछा नहीं है इसलिए करके दिखा नहीं रहे जी। पॉइंट 1 और पॉइंट नंबर 2 3 मटेरियल का एरर है, तो मटेरियल बस हो गया। ये मटेरियल ठीक हो गया। हम्म, 11 लाख, 12 लाख।
लेबर में क्या गलती है? इनडायरेक्ट लेबर को डायरेक्ट बना दिया। ए में कि बी में कि दोनों में? ए में। तो यहां से निकाल देते हैं। कितने घंटे थे? 250 और एक का 400 का रेट था जी, 1 लाख। ये डायरेक्ट लेबर ठीक हो गई। और एफओएच के बारे में इन्होंने कहा हुआ है कि पूरी फैक्ट्री का जो टोटल एफओएच होता है वो हम प्रोडक्ट ए और बी में इस रेशो में बांटते हैं। तो हम सही एफओएच ही निकालना चाह रहे हैं ना, तो पहले देखें रॉन्ग एफओएच कितना है। ए का कितना है? 13, 20 और दूसरे का 1440000। कितना बना? 27। देखिए हम एफओएच को उसमें बांटते हैं ना, तो सही एफओएच निकाल के फिर बांट देंगे। मकसद तो करेक्ट एफओएच निकालना है। अभी इसमें क्या गड़बड़ है? इनडायरेक्ट लेबर इसमें शामिल होना चाहिए था, तो कर दें। तो सही एफओएच बन गया 2860000। अब इस सही एफओएच को बांट दें। किसकी रेशो में? अच्छा, किसी टोटल फिगर को किस रेशो में बांटते हैं? ये कैसे बांटते हैं रेशो में? 4000 को 5 और 4 की रेशो में बांटना है। क्या करें? 4000 डिवाइडेड बाय, चलिए ठीक है शाबाश। तो इस 2860 को इसकी रेशो में बांटना है। तो दिस डिवाइडेड बाय 22 लाख इंटू 1 मिलियन इंटू 12 लाख। 2860 ये ठीक है। ये सारे जीरो लगा के दिखाऊं क्या बना? देखें 13 लाख। सही मटेरियल, सही लेबर, सही एफओएच आ गया। तो अगर हम तीनों को ऐड कर लें तो करेक्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बन जाएगी। तीनों को ऐड कर लें। इक्कीस 20 प्लस ये 4420 3240 प्लस 12 प्लस 1560 60 मिलियन 6 मिलियन। मेरा नहीं ख्याल। ये हो गई सही कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। यहां तक पहुंचे और यहां तक को मसला तो बताएं, फिर यहां से कॉस्ट ऑफ वो क्लोजिंग इन्वेंटरी तक पहुंचाता हूं।
जी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड तक। अच्छा अब देखें जितने एरर थे, 3 ही एरर थे, पॉइंट 1 2 3 पढ़ के देखें, 3 ही एरर थे। तो एरर तो हमने ठीक कर लिए। क्या कोई सवाल में ऐसी इंफॉर्मेशन है कि ओपनिंग फिनिश गुड्स में भी कोई एरर था? ओपनिंग फिनिश गुड्स में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन कि ओपनिंग फिनिश गुड्स भी गलत हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई ऐसा एरर के जिसमें पता चले कि कॉस्ट ऑफ सेल्स रिकॉर्ड करते हुए कोई गलती हुई है? तो इसका मतलब है बस सिर्फ यही एरर थे और हमने सारे एरर ठीक करके सही कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड निकाल ली है। अब बजाय इसके कि हम फिर से रॉन्ग वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स लिखें, उसमें एरर ठीक करें, हमने सही कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड भी निकाल ली और ओपनिंग फिनिश गुड्स वैसे ही सही हैं। फाइफो मेथड है, तो सही क्लोजिंग स्टॉक की फिगर कैसे निकालें? फाइफो है, देख लेते हैं इनमें से बचे हुए हैं कि पुराने में से बचे हुए हैं, और चूंकि ये सही निकाल चुके हैं तो अब हम इस डेटा से जो क्लोजिंग फिनिश गुड्स निकालेंगे वो सही निकलेगी। देखें एरर सिर्फ यही थे। अगर कोई एरर होते ना फिनिश गुड्स इन्वेंट्री के मजीद कोई, जैसे कहा होता कि इतनी गायब हो गई हैं, इतनी शॉर्ट हैं, तो ये मसला है। मुझे पता है एनआरबी का एक पॉइंट है, मैं एरर्स की बात कर रहा हूं। तो अगर कोई एरर और भी होते तो फिर शायद हम फिर से वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स से स्टार्ट करते, उसके एरर ठीक करते। एरर बस सिर्फ यही थे और हमने सारे एरर ठीक करके सही कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कर ली है कैलकुलेट। तो अब अगर हम ये समझ लें कि ये इन्वेंट्री की वैल्यूएशन का सवाल है, तो अब हम जो डाटा यूज करके क्लोजिंग फिनिश गुड्स की वैल्यू निकालेंगे वो सही वाली निकल आएगी ना। तो अब हम सही क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब यहां से ऑनवर्ड हमारे लिए वैल्यूएशन ऑफ फिनिश गुड्स इन्वेंट्री का सवाल बन गया। अब बेशक हम इसको 2 सवाल तोड़ लेते हैं जैसे पहले करते थे। फाइफो मेथड है, ओपनिंग कितने यूनिट्स? 10,000। एक कितने का? कैसे पता? डिवाइड कर लें, कितनी दी हुई है फिगर? 1 मिलियन डिवाइडेड बाय 10,000, 100। नए कितने बनाए? नए कितने बनाए? कैसे? हाँ बिल्कुल ठीक है। देखिए आपको उन्होंने की प्रोडक्शन के यूनिट्स नहीं बताए, लेकिन ये पता है कि ओपनिंग फिनिश गुड्स कितनी थी? 10,000। बेची कितनी? ऊपर सेल्स में आ रही हैं, और क्लोजिंग पता है तो प्रोडक्शन निकाल सकते हैं ना। देखें सेल ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग, इतनी पहले थी, इतनी और बनी, माइनस क्लोजिंग, तो इतनी बिक गई। अब आपको ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, प्रोडक्शन निकल आएगी। कैसे? सेल्स में क्लोजिंग ऐड कर लूं और ओपनिंग माइनस कर लूं, तो सेल्स के यूनिट्स कितने हैं? 48,000। क्लोजिंग के कितने हैं? फिनिश गुड्स। ओपनिंग कितने हैं? फिनिश गुड्स 10,000। तो ये प्रोडक्शन वाले यूनिट्स आ गए 50,000। और एक कितने का है? 88 देखिए हमें ना कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड गलती थी, हमने सही निकाल ली। तो अब ये वैसा सा सवाल बन गया जैसे पहले वो ABCD वाले सवाल करते थे। यूनिट्स पता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड पता है, इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करनी है। तो अब मैं ऑनवर्ड वो काम करने लग गया। क्लोजिंग कितने यूनिट्स हैं फिनिश गुड्स के? इनमें कुछ डिफेक्टिव भी हैं, तो फिर नॉर्मल की एनआरवी अलग और डिफेक्टिव की अलग। अब ये वो ऑटम 21 जैसा चला रहा हूं मैं सवाल। डिफेक्टिव कितने हैं? 2,000। और इन 12 में से नॉर्मल फिर ये हैं। कितने नंबर का सवाल है? 10।
इसी से आगे चल रहा हूं। एनआरवी नॉर्मल वालों की सेल प्राइस कैसे निकालूं? कोई दी है फ्यूचर की? तो बस जो इनकम स्टेटमेंट में है उसी से निकाल लेते हैं और फिगर्स बता देना। 50105। कोई कॉस्ट टू सेल नहीं। डिफेक्टिव वाली $105, 20% सस्ता। कोई कॉस्ट टू सेल नहीं। तो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक बन गई नॉर्मल वालों की। एनआरवी ये है, कॉस्ट ये है। फाइफो है ना, तो इसमें से बचे होंगे। ये एनआरवी है, ये कॉस्ट है, तो कॉस्ट $88,400,000। और डिफेक्टिव वालों की ये एनआरवी है, ये कॉस्ट है। एनआरवी 168,000 152। ये प्रोडक्ट ए है। प्रोडक्ट ए में बताएं बेटा सवाल। प्रोडक्ट बी में तो बस वैल्यूज बदलनी है मैंने। प्रोडक्ट ए में बताएं जो पूछना है। बी का ओपनिंग फिनिश गुड्स एक कितने का? ऐसे तो 5 है, लिखने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन चलें। $90। और नए कितने बने? बिके कितने? 50 प्लस क्लोजिंग कितने? ओपनिंग 60,000 और एक कितने का पड़ा? 6 मिलियन। ये 6 मिलियन डिवाइडेड बाय 60। तो इन 16,000 में से डिफेक्टिव कितने हैं? नॉर्मल वालों की सेल प्राइस 76 डिवाइडेड बाय 9 130। और डिफेक्टिव वालों की 130 का 80%। तो ये नॉर्मल वाले भी और डिफेक्टिव वाले भी कॉस्ट लोअर है, दोनों की कॉस्ट ही लोअर है। तो वैल्यू बन गई 16,000, कॉस्ट ही लोअर है।
बस जी, ये था 10 नंबर का सवाल। बस यही सवाल आपका होमवर्क। और देख के नहीं लिख के लाना कि देख के लिख के पूछ रहे आगे लाए, खुद सॉल्व करना है, खुद सॉल्व करिएगा। अच्छा, जब सॉल्व भी करें ना तो याददाश्त की बेस पे नहीं, और अगर याद भी आ रहा है कि अच्छा ये ऐसे किया था तो दोहराएं कि ऐसा क्यों किया था। यही सवाल होमवर्क है। और अब ये 2 सवाल अगर आपने कर लिए ना तो वो जो ऑटम 12 का मैंने पार्ट भी छोड़ा था तो वो ऐसे ऐसे है, इसलिए यही सवाल पहले आपका होमवर्क। ठीक है, मंडे से इंशाल्लाह अगला चैप्टर।